हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर एन एजुकेशन यूनिट। आज हम एग्ज़ाम स्ट्रेटेजी के ऊपर में चर्चा करेंगे। आप लोग बहुत बार ये बोल चुके हैं और हम लोग टाइम ले लेके लेकिन फिर भी टाइम नहीं मिला कि इससे पहले तक अपलोड कर पाए, तो आज इसको आप लोग देख लीजिए। और एग्ज़ाम स्ट्रेटेजी का जो वीडियो है ये आप लोगों के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें मेरा ओन एक्सपीरियंस है, मैंने कैसे किया था और किस तरह से मुझे ये फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जो मैं अचीव कर पाई। तो अगर आप लोग इसको देखकर इसके अकॉर्डिंग या अपना जो भी शेड्यूल है उसमें उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हुए अगर आप लोग आगे बढ़िएगा तो ज़रूर आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो बहुत ज़रूरी है कि हम मेहनत के साथ साथ कुछ और भी करें। मेहनत तो हम पढ़ाई करेंगे, मतलब उसमें मेहनत करना ही है, और मेहनत करते हुए ही जब हम पढ़ते हैं, पढ़ते तो सब है, देखिए पढ़ना है इसलिए सब पढ़ रहे हैं, लेकिन सिलेक्शन कुछ लोगों का होता है क्योंकि मेहनत के साथ कुछ लोग पढ़ते हैं। कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो मेहनत के साथ पढ़ते हैं, बाकी सब तो पढ़ते रहते हैं। इसलिए उस लेवल का मेहनत तक आप पहुंच जाइए। अगर आप उस लेवल तक पहुंचे हैं तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। तो आप लोग मेहनत करते हुए पढ़ते हुए ये ध्यान में ज़रूर रखिए कि आपको पढ़ने के साथ साथ और दो काम करना है। एक तो अम्मी पापा जो हमसे बड़े हैं उनके बारे में सोचते हुए काम कीजिए कि जैसे उनको भी आप लोग इस दौरान थोड़ा बहुत मदद कर पाएँ, उनका खिदमत भी जैसे आप कर पाएँ। खिदमत मतलब सेवा, और उसके साथ साथ इबादत। जिस भी भगवान को आप लोग मानते हैं मैटर नहीं करता है, लेकिन इबादत शिद्दत से कीजिए। ये दो चीज़ का साथ होना बहुत ज़रूरी है। ये दोनों का अगर साथ रहा ना, एक खिदमत दूसरा इबादत, तो आप लोगों का अगर मेहनत में भी कमी रह जाए ना इन दो चीज़ों की वजह से, तब भी आप लोग पार पा जाइएगा। तो सबसे पहले देखिए, हम फोकस करते हैं टाइम पर। टाइम आपको पता है, टाइम का बहुत बड़ा रोल होता है। एग्ज़ाम के टाइम पर भी टाइम का बहुत बड़ा रोल है, और अभी जो आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें भी टाइम का बहुत बड़ा रोल है। अभी आप लोग जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप लोगों को तो मैं बहुत पहले से ये बता चुकी हूँ कि जो काम ज़रूरी है, मतलब जो काम किए बगैर आपका दिन नहीं चल सकता, आपको वो काम करना ही है हर हाल में, वैसा काम को कीजिए। जो काम ऑप्शनल है, जॉब भी अगर आप लोग कर रहे हैं वो अगर आपके लिए ऑप्शनल है तो फिर कोशिश कीजिए उसको कम टाइम देकर ज़्यादा टाइम पढ़ाई में देना। और जो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है वो काम तो करे ही नहीं। आप लोगों को बहुत मौका मिलेगा अपना टैलेंट दिखाने का, मतलब बहुत कुछ करने का, लेकिन एक बार जॉब को कर लीजिए। जॉब मिलने के बाद में आप अगर एक्स्ट्रा काम में टाइम देते हैं ना, तो वो आपका एक एडवांटेजेस में काउंट हो जाएगा। लेकिन अगर आप अभी कुछ एक्स्ट्रा काम में टाइम देते हैं तो अगर ना हो ऐसा, अगर कुछ भी एग्ज़ाम में गड़बड़ होता है, फिर आप लोगों को अफसोस होगा। इसलिए जो बहुत ज़रूरी काम है उसको कीजिए। जो काम को अगर आप लोग अभी रख देते हैं बाद में कीजिएगा, या फिर वो काम से थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए और एडजस्ट करके टाइम दीजिए ज़्यादा पढ़ाई को। जैसे बहुत सारे बच्चे हैं, वो लोग कोचिंग वगैरह पढ़ाते हैं, ठीक है, उनको भी मैं यही कहूँगी कि अब जो है टाइम बहुत ही कम टाइम है आप लोगों के पास में, तो कोशिश कीजिए टाइम को थोड़ा कम देना। कोचिंग वगैरह में टाइम को कम दीजिए, और जब एग्ज़ाम का डेट शीट आ जाए ना, एकदम से वहाँ से छुट्टी ले लीजिए। और छुट्टी ऐसे लीजिए कि हर दिन सोचिए कि मैं इससे भी छुट्टी लिया हूँ, मतलब मुझे इस बार क्लियर करना ही है। अब एग्जाम पढ़ने का टाइम अगर आप देखिएगा, कम से कम होना चाहिए 5 to 6 आवर्स पर डे। आपका 5 से 6 घंटा पढ़ाई में आपको देना है। और टाइम को अगर आप लोग फिक्स रखते हैं तो बहुत अच्छा होगा। कैसा टाइम को फिक्स रखना? टाइम को फिक्स रखने का फ़ायदा बहुत है। एक तो उस टाइम पर आपको पढ़ने का मन करेगा। आप अगर आज बैठे हैं, सुबह उठ के पढ़ने के लिए बैठते हैं, तो आप अगर लगातार 10 दिन सुबह उठ के पढ़े हैं या 4 दिन सुबह उठ के पढ़े हैं, तो फिफ्थ डे में अगर आपको कोई काम है, आप अगर काम कर रहे हैं या आप जब टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो वो मॉर्निंग में आपको ये फील होगा कि कुछ तो मिस हो रहा है। मतलब पढ़ाई जो आप आज नहीं किए, आपको वो एहसास ज़रूर होगा। दूसरा फिर क्या है, हम जब टाइम को फिक्स रखते हैं, मेरा मानना है कि सुबह को मैं क्यों ज़्यादा, देखिए रात को तो मैं खुद पढ़ी हूँ, रात 10-11 बजे के बाद मैं पढ़ना शुरू की हूँ, लेकिन फिर भी सुबह का पढ़ाई ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मतलब कैसे इम्पोर्टेंट होता है कि जब हम मॉर्निंग में पढ़ने के लिए बैठते हैं ना, तो हमारा एक, जैसे कि 6 आवर्स आपको पढ़ना है, आप मॉर्निंग से लेकर
6 आवर्स आपका इवनिंग तक कंप्लीट हो जाएगा, नो डाउट कि हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। तो 6 आवर्स कंप्लीट होने के बाद में फिर इवनिंग से सोने तक का जो टाइम रहा वो एक्स्ट्रा टाइम आपका है, उसमें भी आपको टाइम मिलेगा तो आप ज़रूर पढ़ेंगे, क्योंकि 6 घंटा अगर आप सुबह से दिए हैं, आपका अपने आप मन करेगा कि और एक्स्ट्रा टाइम अगर मिला ना तो भी आप पढ़ेंगे। लेकिन वही चीज़ अगर आप रखते हैं कि मुझे इवनिंग से 6 आवर्स पढ़ना है, तो दिन भर तो आपका गया। इवनिंग से आप सोने तक का 6 आवर्स को मैनेज करके पढ़िएगा, अगर नहीं पढ़ पाए तो वो दिन आप और नहीं पढ़ पाएंगे। लेकिन मॉर्निंग से लेकर अगर आप शुरू करते हैं तो आपको पूरा दिन मिला, 6 आवर्स तो आपका कवर हो ही जाएगा, उसके साथ साथ आपको एक्स्ट्रा टाइम भी मिलेगा पढ़ने के लिए। वहीं पर इवनिंग में जो जो रखे हुए हैं कि हम इवनिंग से शुरू करेंगे, उनको लगेगा मेरा तो टाइम है इवनिंग से तो मैं शुरू करूँगा। अभी अगर थोड़ा बहुत टाइम वेस्ट भी होता है ना, उनको क्या लगेगा कि मुझे तो शाम से पढ़ना है। तो कोशिश कीजिए मॉर्निंग से स्टार्ट करने का, ठीक है। और लेट नाइट तो आप जितने रात तक पढ़ सकते हैं पढ़िए, लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, आज एकदम दिन भर पढ़ लेंगे, रात को भी पूरा देर तक पढ़ लेंगे, कल सुबह और उठ नहीं पाते हैं। वैसा नहीं कीजिए, कोशिश कीजिए जितना पढ़ना है पढ़िए। 6 आवर्स आपका जो टाइम बताया गया है ये तो एनी हाउ आपको करना ही है, लेकिन अगर आज आप मतलब आप अगर आज पढ़े हैं उतना, कल भी आपको पढ़ना है, इसको भी ध्यान में रख के पढ़िए। तो ये टाइम याद रखिएगा, 5 to 6 आवर्स। 5 to 6 आवर्स मतलब ये मिनिमम है, कम से कम इतना घंटा आप पढ़िएगा। उसके बाद जितना ज़्यादा पढ़िएगा वो आपका प्रॉफिट है। सेकंड में क्या है, रिसोर्सेस। अब एक चीज़ याद रखिए, हम जो पढ़ते हैं ना उसको लिमिट करना बहुत ज़रूरी है। आपको पता है मेरा जब एक चैप्टर ख़त्म होता है, कैसे चैप्टर ख़त्म होता था मैं जब पढ़ती थी, अभी भी मैं अगर किसी चीज़ के लिए प्रिपरेशन करती हूँ, ये मेरा शुरू से वो कैसा ख़त्म होता है एक चैप्टर ना शायद 5-6 बार मैं कवर करती हूँ। मतलब सिलेबस में जो टिक लगता है मेरा कि ये चैप्टर ख़त्म हुआ, वो एक बार अगर टिक लगा इसका मतलब है वो 6-7 बार मैं पढ़ चुकी हूँ। बहुत बार मैं पढ़ती हूँ एक को, ताकि कोना कोना से उसका मतलब एक डॉट भी अगर लगा है ना वो भी मुझे पता होना चाहिए कि डॉट कहाँ लगा है। इस तरह से पढ़िए। और मैं जब पढ़ती हूँ, सबसे पहले जब मैं पढ़ने के लिए एक चैप्टर को बैठती हूँ तो उसमें जितना टाइम लगता है, मतलब पहला चैप्टर को एकदम से चैप्टर को लेकर बैठ के अगर आप पढ़िएगा तो आपको बहुत टाइम लगेगा। लेकिन अगर बार बार उतना टाइम उसी को दीजिएगा तो ऐसे में तो बहुत टाइम चला जाएगा। आप 5-6 बार 4 बार उसको बार बार नहीं पढ़ सकते, क्योंकि आपको एक ही बार पढ़ने में बहुत घंटा लग जाएगा। तो इसके लिए मैं क्या करती थी कि उसको मैं समराइज़ करती थी। उसमें से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एक बार अच्छे से पढ़ूंगी, 2 बार अच्छे से पढ़ूंगी, उससे इम्पोर्टेंट पॉइंट को निकाली मैं उसको मैं तो ज़्यादातर टाइप करके रख देती थी, ठीक है। हमारा प्रिपरेशन के टाइम पर फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप रहता था, जिसमें मैं क्या करती थी, एक चैप्टर को मैं पढ़ रही हूँ, ज़्यादातर मैं फ़ोन से ही पढ़ती थी क्योंकि मेरे पास बुक वगैरह बहुत कम है, और मुझे ऐसा लगता था अगर मैं घर में भी बुक को ढूंढूंगी या ऑर्डर करूँगी, ये सब में बहुत टाइम चला जाएगा, उतना टाइम में तो मेरा एक चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो मैं क्या करती थी, विकीपीडिया वगैरह से मैं पढ़ती थी। पढ़ने के बाद में उसका नोट्स बना लेती थी, मतलब जो शॉर्ट करके जो मैं उसको जो समराइज़ करके लिखती थी वो व्हाट्सएप ग्रुप में ही मेरा रहता था। हमारा जो फैमिली का ग्रुप है उसी में रहता था। फैमिली का ग्रुप में रखने का भी फ़ायदा है, कैसे, मान लीजिए आपका फ़ोन ख़राब होता है तो दूसरे फ़ोन में रह गया वो स्टोर होकर, तो आप उसको ध्यान में रखिए कि एक बार अगर एक चैप्टर को आप पढ़ते हैं तो उसको समराइज़ कर लीजिए। समराइज़ करने के बाद क्या हो गया, आपके पास सोर्सेज जो है कम गया, उसी को पढ़ना है। 2 बार पढ़ने के बाद में और 4 बार अगर आप पढ़ते हैं तो वो बहुत कम पोर्शन बाकी रहता है जिसको आपको पढ़ना है। पूरा एक कहानी को, एक निबंध को नहीं पढ़ना है, बल्कि निबंध से जो आप समराइज़ करके रखें सिर्फ उसी को इतने बार पढ़ना है। ऐसे में क्या होगा, आप मल्टीपल टाइम्स भी रिवाइज़ किए और एक ही छोटा सा कंटेंट को बहुत बार पढ़े आप, इससे फ़ायदा बहुत होता है। तो इसलिए रिसोर्सेज को लिमिट कीजिए, बढ़ाइए नहीं। और यहाँ पर अभी के टाइम पर मैं अभी आप लोगों को बता रही हूँ कि जो मेरे बहुत करीबी लोगों से मैंने देखा है कि इस बार क्या हुआ कि उन लोगों का प्रिपरेशन बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा प्रिपरेशन था। मुझे पता है उनका प्रिपरेशन बहुत अच्छा था, वो लोग टाइम दिए, मेहनत किए, लेकिन कहीं ना कहीं ये हुआ है, ये सच है और मैंने खुद ये रियलाइज़ किया है कि वो क्या किए कि अभी अगर मान लीजिए जैसे मैंने मेरा नोट्स को ही, मैं जो नोट्स बनाई उसी को ही मैं पढ़ी, लेकिन वो लोग क्या किए, आज यहाँ से नोट्स पढ़ लिए, उसको लर्न किए जितना टाइम गया, कल फिर दूसरी जगह से नोट्स को पढ़े। तो इसमें क्या होगा, उनके पास में ना बहुत सारा कंटेंट हो जाएगा।
अब वो आधा घंटा देकर वो कंटेंट को तो रिवाइज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास तो 3-4 कंटेंट हो गया। स्टार्टिंग से वो लोग एक जगह पर पढ़े, फिर उसके बाद एक जगह पर पढ़े, फिर एग्ज़ाम से पहले एक जगह पर पढ़ लिए, तो ये 3 जगह पर पढ़ने से 3 तरह का नोट्स उनके पास हो गया। इससे वो लोग कंफ्यूज हो गए और समझ में नहीं आया कि ये तीनों में से इम्पोर्टेंट कौन सा है, पहले वाला पढ़े कि दूसरे वाला पढ़े कि अभी जो हमारे पास में उसको हम पढ़ें। ऐसे करके अगर तीनों को भी पढ़ते हैं तो एक ही चैप्टर के लिए, एक ही कहानी या निबंध के लिए आप इतना टाइम दीजिएगा अगर, तो बाकी सब कैसे कवर कीजिएगा। ये बहुत ज़रूरी है कि अभी के टाइम के लिए जब भी आप लोग ऑनलाइन क्लासेस में, अगर आपका प्रिपरेशन में ऑनलाइन का रोल भी प्ले है, मतलब वाइटल रोल प्ले कर रहा है ऑनलाइन जिस वजह से आप पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आपको सबसे पहले सोर्सेस को लिमिट करना है, कुछ भी हो जाए, नहीं तो आप लोग फंस जाइएगा। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखिए, पढ़िए, एक बार श्योर हो जाइए कि ये सब, मतलब ये एक कंटेंट अगर, ये एक PDF अगर मेरे पास में है या ये एक वीडियो अगर मेरे पास में है, तो इसमें अगर सब कुछ इंक्लूड है तो मुझे यही पढ़ना है, ताकि बार बार रिवाइज जब करें आपको इतना सारा को रिवाइज करने में नहीं लेना है, एक ही को लेना है। उस चीज़ को ध्यान में रखिए। दूसरा क्या है, पढ़ाई करते वक्त ना फोकस से पढ़ाई में होना चाहिए, मोबाइल में बिल्कुल भी नहीं। मैं बता रही हूँ ना कि मैंने जो पढ़ा है उसमें फ़ोन में ही सब कुछ है, फ़ोन से ही मैं पढ़ती थी, लेकिन बहुत ज़रूरी है ये ध्यान रखना कि मोबाइल का यूज़ ना हो, मतलब अननेसेसरी मोबाइल का यूज़ ना हो। फ़ोन आप यूज़ कीजिए, फ़ोन से पढ़ें, कोई बात नहीं, मैं खुद फ़ोन से पढ़ी हूँ, लेकिन अगर आप लोग फ़ोन पर पढ़ रहे हैं और उस टाइम पर कोई मैसेज आ गया, उसका रिप्लाई करने में लग गए, और कुछ लोगों का आदत है कि यूट्यूब से अगर पढ़ रहे हैं तो रील्स वगैरह देखना, ये सब अगर आप लोग कर रहे हैं तो आपका टाइम ना बहुत वेस्ट होने वाला है। एक मैसेज का रिप्लाई कीजिएगा, दिन भर वो दिमाग में चलता रहेगा। रील्स देखिएगा, एक देख लिए, इसके बाद और एक देखते हैं, और एक देखते हैं, अभी बंद करेंगे, 5 मिनट्स के बाद बंद करेंगे। ये सिर्फ अगर ये सब चलता रहा तो आप लोग बर्बाद हो जाइएगा। और क्या है, बहुत सारे लोगों का आदत है फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करना, कीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है, सब करते हैं, आप लोग भी कीजिए, लेकिन अभी नहीं, ये टाइम जो है ये टाइम पर बिल्कुल भी नहीं, एकदम सोशल मीडिया से ना दूर हो जाइए। और एक काम आप लोग करते हैं, क्या काम है, स्टेटस चेक करना। भले ही अपलोड ना करें, लेकिन स्टेटस हमें चेक करना है। ये स्टेटस चेक करने में बहुत टाइम वेस्ट होता है। पता है मेरे टाइम पर क्या था, मुझे ऐसा लगता था कि ऐसा ना हो कि कुछ नोटिस आया है और अगर मैं नहीं चेक करती हूँ तो वो नोटिस रह ना जाए, मतलब कि मैं स्टेटस तो किसी का चेक नहीं कर रही हूँ और यूट्यूब वगैरह में भी उतना टाइम नहीं दे रही हूँ, तो ऐसा ना कोई नोटिस आया हो और मुझे पता ही ना चले। तो उसके लिए क्या कीजिएगा, आप लोग, पता है आप लोगों को आपके फ्रेंड सर्कल में या कांटेक्ट में कितने ऐसे लोग हैं जो सिर्फ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स को स्टेटस पर डालते हैं, उन लोगों का स्टेटस चेक कर लीजिए। और वो भी अगर ऐसा है कि आप लोग का मतलब किसी से अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिल जा रहा है, फिर वो भी नहीं कीजिए। एकदम स्टेटस चेक करना, स्टेटस डालना, इसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है। फ़ोटोज़ वगैरह में नहीं जाइए, मैसेजेस से दूर रहिए, व्हाट्सअप वगैरह ये सब से बिल्कुल भी दूर रहिए, और रील्स वगैरह नहीं देखिए। और अगर कुछ लोगों का आदत है मूवी देखना, ये सब नहीं कीजिए अभी के टाइम पर, ओनली पढ़ाई पर फोकस कीजिए। टाइम वैसे भी बहुत कम है, आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा, आप लोग अभी सोच रहे हैं कि हमारा तो सिलेबस कवर है, हम पढ़ चुके हैं, एकदम सब कवर है, ऐसा आप लोगों को अभी फील हो रहा होगा। या फिर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनका सिलेबस कवर नहीं भी है ना, हाँ करेंगे, टाइम अभी बहुत है। तो ये सब नहीं सोचिए, पढ़ाई पर फोकस करिए और फ़ोन से दूर रहकर पढ़ाई पर फोकस कीजिए। किसी का अगर फ़ोन पर बात करने का आदत है तो नहीं कीजिए बात। मेरे टाइम पर वो जो जितना टाइम गया एग्ज़ाम का, उसके बाद में एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद में कुछ लोगों को जब मैं रिप्लाई की व्हाट्सएप पर, या कुछ लोगों को जब कॉल बैक की ना, मुझे उधर से कॉल नहीं आया और मैसेजेस का रिप्लाई नहीं आया। कुछ लोग मुझे ब्लॉक भी किए हैं, मुझे पता है कौन ब्लॉक किया है, मुझे एकदम से मुझे पता है। तो वो भी अगर होता है हो जाने दीजिए, लेकिन किसी का मैसेज का रिप्लाई नहीं कीजिए। अगर ज़रूरी है तो ठीक है, नहीं तो एकदम से दूर हो जाइए, फ़ोन से, कॉल्स वगैरह से दूर हो जाइए। ये टाइम बिल्कुल नहीं है इन सब में देने का। अब आगे देखिए, ओवर थिंकिंग आपको पता है, मतलब एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के दौरान आपको हर 1 घंटा में लगेगा मिक्स फीलिंग। 50% हो जाएगा मेरा सिलेक्शन,
50% नहीं होगा मेरा सिलेक्शन। ये चीज़ जो है बहुत डेंजर है, ठीक है। तो अगर नहीं होगा सिलेक्शन, आपके दिमाग में है किस तरह का है कि इतना कम पढ़ रही हो, नहीं होगा सिलेक्शन, तो वो अच्छा है, आप पढ़ेंगे। और अगर आप बोलिएगा कि इतना पढ़ने के बाद भी मुझे पता है मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, तो आपका पढ़ने का इंटरेस्ट जो है ना वो कम जाएगा। इसलिए ओवर थिंकिंग से दूर रहिए। हमेशा एक चीज़ सोचिए कि मेरा सिलेक्शन होगा, सबका हुआ है तो मेरा भी होगा, किसका नहीं हुआ या मेरा मतलब अगर आपका भी इस बार अगर नहीं हुआ है वो भी भूल जाइए। बस इतना सोचिए कि बहुत सबका हुआ है, मेरा भी होगा, हो जाएगा सिलेक्शन। और दिमाग क्या करता है हमारा, दिमाग के बारे में आप लोगों को पता होगा। हम जिस चीज़ को मतलब चाहते हैं कि वो नहीं हो या वो नहीं करे, या जिस चीज़ को दिमाग में लाना नहीं चाहते हैं वो दिमाग में बार बार आता है। तो इसको क्या करेंगे आप, एक बार कॉपी लेकर ना लिख दीजिए। जो ख्याल आपके दिमाग में आ रहा है, आप चाहते हैं कि वो ख्याल नहीं आना चाहिए, उसको आप कॉपी लेकर लिख दीजिए। वो आपका थोड़ा टाइम के लिए आपको शांत कर देगा। जो भी हो, ओवर थिंकिंग से दूर रहिए और हमेशा से पॉजिटिव थिंकिंग अपने दिमाग पर लाइए। ओवर थिंकिंग जो है ना आपका, एक तो ओवर थिंकिंग ऐसा भी होता है पढ़ने के टाइम पर, ये इम्पोर्टेंट है। मैं तो कभी कभी क्या होता है मेरे साथ हुआ कि अगर मैं एक चैप्टर को बहुत अच्छे से पूरा कंप्लीट लर्न कर लेती हूँ ना, तो मुझे लगता है इतना जल्दी ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, इतनी अच्छे से लर्न हो रहा है सारा, अब इससे क्वेश्चन आएगा कि नहीं, इतना इजी तो क्वेश्चन आएगा नहीं, ऐसा भी लगता है। लेकिन आपको उस टाइम पर क्वेश्चन ईजी इसलिए लगता है क्योंकि आप बहुत बार उसको पढ़े हैं। और तब भी आप लोगों का थोड़ा सा डाउट हो जाता है कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं, क्योंकि इतना इजी है पढ़ना, इतना इजी है याद करना। इसके बाद देखिए फेक फ्रेंड्स। ये फेक फ्रेंड्स कैसे आप पहचानिएगा, दोस्त तो बहुत सारे होते हैं, अब उनमें से कैसे पहचाने कि कौन हमारा दोस्त है और कौन दोस्त के नाम पर हमारा दुश्मन बना बैठा है। इसको पहचानने का एक ही तरीका है, बहुत ही आसान तरीका। बहुत सारे दोस्तों से जब आप मिलेंगे, बात करेंगे, तो वो लोग आपको ये बताएंगे कि अभी बहुत टाइम है, मैं बिल्कुल नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं बिल्कुल नहीं पढ़ रही हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है पढ़ने के लिए, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, और हो जाएगा, एंड टाइम में हम पढ़ेंगे, डेट शीट आने दो फिर पढ़ लेंगे, टाइम नहीं हो रहा तो हम कैसे पढ़ें, इसलिए मेरा तो सिलेबस पूरा पेंडिंग है, एकदम पूरा बाकी है, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे दोस्त होते हैं बोलने वाले। और इन लोगों से जब हम बात करते हैं ना, हमको लगता है हम तो अच्छा खासा पढ़ रहे हैं, वो लोग तो पढ़ नहीं रहे, वो लोग भी तो एग्ज़ाम देंगे, तो हम लोग अगर थोड़ा एक दिन नहीं पढ़ते हैं तो भी चलेगा, वो तो बिल्कुल नहीं पढ़ रहा है, ये ख्याल आपके दिमाग में आ जाता है। इसलिए इन लोगों से दूर रहिए जो ऐसे कहते हैं ना कि हम नहीं पढ़ रहे हैं, टाइम आने पर पढ़ेंगे, और हमें टाइम नहीं मिल रहा है इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं। ये लोग बहुत झूठ बोलते हैं, क्योंकि ये लोग पढ़ते हैं, ऐसे कोई नहीं है जो पढ़ता नहीं है। अभी भी अगर आप देखिएगा ना, ऐसे कोई नहीं है जो पढ़ते नहीं है, और जो पढ़ते हैं उनका सिलेक्शन होना ही है। जो आपको अभी कह रहा है ना कि मैं नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, वो सिर्फ आपसे जानना चाहता है कि आप कितना पढ़े हैं। वो लोग बोल देंगे कि मेरा सिलेबस कवर नहीं हुआ है, बहुत बाकी है सिलेबस में, बिल्कुल टाइम नहीं हो रहा है, 1 घंटा भी नहीं पढ़ा हूँ, 1 महीने से नहीं पढ़ा हूँ, ऐसे बोल देंगे आपको। लेकिन उन लोगों से बच के रहिए। और कुछ दोस्त ऐसे भी होते हैं जो ये आपको बोलेंगे कि टाइम तो बहुत मुश्किल से मैं निकाल रहा हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूँ पढ़ने के लिए, और तुम भी कोशिश करो, कैसे भी करो, जॉब छोड़ दो लेकिन पढ़ो। कुछ दोस्त इस तरह भी मिलेंगे जो आपको हमेशा से बोले कि पढ़ो, हमेशा से मोटिवेट आपको करे पढ़ने के लिए। वैसे दोस्तों से कनेक्टेड रहिए। और जो लोग ये कहते हैं कि मैं नहीं पढ़ा हूँ, मुझे टाइम नहीं मिला, ये सब झूठ बोलते हैं, इन लोगों से दूर रहिए, इनकी बातों में बिल्कुल नहीं आइए, क्योंकि सब पढ़ते हैं और सब जताते ये हैं कि हम पढ़ नहीं रहे, ताकि सामने वाला को लगे कि वो तो नहीं पढ़ रहा है, मैं भी थोड़ा कमी कर सकता हूँ। ठीक है, इसको ध्यान में रखिए। और इम्पोर्टेंट कौन सा है वो थोड़ा पता करते रहिएगा। जैसे कि आपके दोस्तों से आप जब बात करते हैं तो उनसे ये ज़रूर पता करें, थोड़ा सा उसमें ध्यान रखें कि वो लोग किस चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। ठीक है, उनको क्या लगता है, किसको ज़्यादा, कौन सा पार्ट से ज़्यादा मतलब कौन सा क्रिटिकल पार्ट है जिसको ज़्यादा प्रैक्टिस करने पर अच्छा स्कोर बने, वो सबको ध्यान में रखिएगा। लेकिन आप अपने हिसाब से तैयारी कीजिए, देखिएगा हो जाएगा। उसके बाद देखिए एग्ज़ाम हॉल में अब बहुत सारे बच्चे, ठीक है, जब एग्ज़ाम ख़त्म हुआ था तो मेरे पास एग्ज़ाम ख़त्म होते ही, मतलब एग्ज़ाम मैं भी दी थी, अब सबको नहीं पता था ये बात,
और मैं इसलिए नहीं बताई थी क्योंकि आप लोगों के अंदर में जो इंटरेस्ट है ना, और जो एक यकीन है कि हमारा जो डाउट है अगर इनसे पूछेंगे वो क्लियर कर देंगे। ठीक है, मेरे पास बहुत सारा डाउट लेकर आप लोग आते थे, तो उस टाइम पर अगर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ, तो आप लोगों को क्या लगेगा, इसको भी तो उतना ही पता है मुझे जितना पता है, तो मेरा क्या डाउट वो सॉल्व कर पाएगी। ये चीज़ अगर आपके दिमाग में आ गया ना, तो आप लोग अपना डाउट को पूछ नहीं पाएंगे। और मुझे ये पता है, मेरे ही बैच वाले बहुत सारे बैच ज्वाइन किए थे, और उन्हीं से ही मुझे ये पता है कि जितना फास्ट मैं रिप्लाई करती थी एग्ज़ाम के टाइम पर कोई नहीं करते थे। तो इसलिए मैं किसी से नहीं शेयर की कि मैं भी एस्पिरेंट हूँ, और ताकि आप लोग अपना डाउट को सॉल्व कर सके। जब एक बार हम जिससे कुछ पूछते हैं ना, विश्वास भी होना चाहिए कि हाँ वो बता पाएगा, उसको पता है। जब मैं ये बता देती कि नहीं मेरा तो मैं भी एस्पिरेंट हूँ, तो आप लोगों का ये जो डाउट है ना वो वहीं पर रह जाता, आप लोग कभी पूछते ही नहीं, क्योंकि आप लोगों को लगता है ये भी तो वही है जहाँ हम हैं। ठीक है, तो एग्ज़ाम ख़त्म होते ही मैं गाड़ी तक भी, मतलब गाड़ी तक पहुँचते ही पापा और अम्मी जो है गेट के पास में रहते हैं, उनके पास मेरा फ़ोन भी रहता है, तो मैं गेट तक पहुँचते ही मेरे हाथ में फ़ोन आ जाता है। गाड़ी तक पहुँचने से पहले ही मैं बहुत सारा मैसेज को देख लेती हूँ, तो पहुँचते ही मेरे पास ये मैसेज आ जाता है कि कुछ इजी क्वेश्चन था, हम एग्जामिनेशन हॉल में भूल गए, और ये पढ़ के गए थे भूल गए, इजी क्वेश्चन था गलत कर दिए। ये सब जो है, ये होता क्या है, बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं। ठीक है, घबरा जाते हैं तो वो लोग भूल जाते हैं, एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को भूल जाते हैं। तो वहाँ पर थोड़ा ध्यान रखिए कि आप लोगों को घबराना नहीं है। आप जब एक पहला क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं तो आपका ध्यान सिर्फ 1 में होना चाहिए। आप नहीं सोचिए कि मुझे 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जब आप लोग सोच लेते हैं ना 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, पता नहीं क्या क्वेश्चन होगा, कितना डिफिकल्ट होगा, तब आप लोग कंफ्यूज होते हैं, घबराते हैं, डरते हैं। तो वैसा कुछ नहीं सोचिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने में है, अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन है तो आपको ये ध्यान में रखना है, ये डिफिकल्ट है तो बाकी वाला इजी होगा। इजी है तो ये सोचना है कि सारा इजी, उतना भी नहीं सोचिए ना, एकदम नहीं सोचिए आप लोग कि इजी है डिफिकल्ट है। आराम से क्वेश्चन को देखिए, आंसर बनाते हुए आगे बढ़िए, ज़्यादा नहीं सोचिए, एकदम घबराइए नहीं। इसलिए ये ध्यान रखिए कि एग्ज़ाम में कभी भी एग्ज़ाम को एक भूत समझकर नहीं डरिए, बल्कि ये सोचिए कि वो एक बहुत मासूम बच्चा है, अच्छा बच्चा है, वो आपको इरिटेट नहीं करेगा, परेशान नहीं करेगा, बिल्कुल भी आप लोगों को फंसाएगा नहीं, एकदम से एग्ज़ाम क्लियर करवा देगा। ठीक है, आप लोगों के साथ में वो है। और ये भी ध्यान में रखिए कि एग्ज़ाम से पहली रात जो नींद है, कैसे क्या सोते हैं आप लोग, मुझे नहीं पता है कि किसके लिए नींद कितना ज़रूरी है, जो भी है, लेकिन फिर भी अच्छा खासा रेस्ट करके जाइएगा। नहीं रेस्ट करके अगर जाएंगे तो हो सकता है वहाँ पर आप लोगों का तबीयत भी ख़राब हो जाए। नींद जो है वो बहुत ही, आप लोगों को पता होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। उसकी वजह से हेल्थ इशू भी क्रिएट हो सकता है, और हो सकता है कि आप लोगों को नींद भी आने लगे। ठीक है, तो इसलिए ये ध्यान में रखिएगा। और अगर एग्ज़ाम हॉल में आपको ऐसा फील हो कि कुछ क्वेश्चन जो मुझे, मतलब जो आपको पता है, पढ़े हैं आप लोग लेकिन अभी भूल गए हैं, तो उस टाइम के लिए थोड़ा रिलैक्स हो जाइए, लंबी सांस लीजिए, आप लोगों को याद आ जाएगा। अगर पढ़े हैं याद ज़रूर आएगा। और इसलिए मैं कहती हूँ कि जो भी आप पढ़ते हैं ध्यान से पढ़िए, वो एकदम याद रहना चाहिए। आगे देखिए सिलेबस। अब सिलेबस क्या है, सबसे पहले तो आप सिलेबस को पढ़ लीजिए। ठीक है, सिलेबस को पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको देखना है कि एक एक चैप्टर को पढ़ना है। तो सिलेबस को पढ़ लेने के लिए मैं इसलिए कहती हूँ कि उससे पहले आप लोग सिलेबस को समझ अगर लेते हैं, आपको पता चल जाएगा कौन सा पार्ट में ज़्यादा बड़ा चैप्टर है, उस हिसाब से आप लोग तैयारी कीजिएगा। और सिलेबस का एक चीज़ याद रखिए, सिलेबस को जब आप लोग पहले अच्छे से समझ लीजिए कौन सा पार्ट में क्या क्या दिया है, मतलब कविता में देख लीजिए कितनी कविता है, कहानी, निबंध, नाटक, ये इसके लेखक भी पता चल जाता है आपको, कवि और कवयित्री का नाम पता चलेगा, निबंध, निबंधकार का नाम, लेखक, लेखिका का नाम पता चल जाएगा। इससे भी आप लोगों का क्वेश्चन आता है, वो एक चीज़ ख़त्म हो जाएगा, मतलब क्लियर हो जाएगा आपका वहाँ पर। और उसके साथ साथ क्या है, सिलेबस के अकॉर्डिंग सोर्सेस कलेक्ट कीजिए। कलेक्ट आपका सोर्सेस हो जाएगा, मतलब एक चैप्टर आप पढ़ते हैं, उसका नोट्स आपके पास में रहा है, ऐसे करके एंड तक सिलेबस का जाइएगा, आपके पास सारा नोट्स हो जाएगा। उसके बाद बहुत ज़्यादा रिवाइज कीजिएगा। और हमेशा याद रखिए डे 1 से जो पढ़ते हैं वो एंड तक पढ़ना है। अगर मान लीजिए कहानी, अगर आप जो मैं पहले बताई कहानी को आप लोग नोट्स बना के पढ़ लिए, तो बाद में उसी नोट्स को ही एंड तक पढ़ना है।
इसको ध्यान में रखिएगा और हमेशा से याद रखिए कि अभी से ऐसा टारगेट बना के पढ़िए कि जैसे एग्ज़ाम से ना 10 दिन पहले या 15 दिन पहले आपका सिलेबस एकदम अच्छा से कवर हो जाए। सिलेबस अच्छे से कवर होने का मतलब ये है कि उसका हर पार्ट का नॉलेज आपको हो, एकदम लर्न हो चुका होगा। वो 10 दिन में क्या करना है, आपको इक्वली सबको टाइम देते हुए रिवाइज करना है। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है, इसको ध्यान में रखिए। और 10-15 दिन पहले सिलेबस को कवर करके रखना चाहिए। ये मैं इसलिए भी बोल रही हूँ, आप लोगों को शायद पता नहीं है ये कि 16 दिसंबर को जो एग्ज़ाम हुआ हमारा, 9 दिसंबर को, ठीक है, जिस टाइम पर आप लोगों को पता है फर्स्ट एग्ज़ाम के बाद में केस हुआ, केस के बाद में श्योर नहीं हो पाए कि केस का क्या आया, उसका जो भी रिज़ल्ट आना था। उसके बाद में फिर से री एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ। तो री एग्ज़ाम जो 16 दिसंबर को कंडक्ट हुआ था, उससे पहले ही आप लोगों को पता है अगर मैं पहले से अपना प्रिपरेशन नहीं करती ना तो आज बहुत ही बुरा हाल में होती। ठीक है, क्योंकि 16 दिसंबर को एग्ज़ाम था और 9 दिसंबर को पता चला मुझे कि मेरा बोथ साइड किडनी में स्टोन है। आप लोग समझ सकते हैं किडनी स्टोन का पेन कैसा होता है, जिनको हुआ है या जिनको जो भी फैमिली में किसी को देखे हैं वो जानते हैं। तो वो 9 से जब शुरू हुआ ना, 9 को ही मुझे पता चल गया था। मुझे मतलब 8 दिसंबर से बहुत ज़्यादा पेन हुआ। उसके बाद 9 को जब हम लोग जब मुझे पता चला तो वो तो ऐसा टाइम था कि बोथ साइड डॉक्टर बोले कि पापा जब पूछ रहे हैं कि सब कुछ ठीक है ना, डॉक्टर का वहाँ पर जवाब है कुछ भी ठीक नहीं है, आप इमीडिएट डॉक्टर के पास में जाइए। मतलब जहाँ पर मेरा टेस्ट हुआ, ठीक है, वहाँ पर पता चल गया कि बोथ साइड किडनी स्टोन है। तो पापा जब उनसे पूछ रहे हैं, जो आरटी थे उनको जब पूछे कि सब कुछ ठीक है ना, वो पापा से कह रहे हैं कि कुछ भी ठीक नहीं है, आप जल्दी डॉक्टर के पास जाइए। तो उस टाइम से लेकर वो 2-3 दिन जो बीता है, 16 को एग्ज़ाम है मेरा, मुझे तो एकदम ऐसे फील हुआ जैसे अंधेरा हो। मतलब मैं जब ये सुनी ना, एकदम अजीब सा मुझे फील हुआ था। मुझे तो लगा मैं शायद गिर जाऊंगी वहीं पर, कुछ हो जाएगा अभी मुझे। उसके बाद बहुत तकलीफ़ से मैं पढ़ी थी, बहुत तकलीफ़ से। तो इसलिए पहले से एग्ज़ाम से पहले 10-15 दिन पहले अपना सिलेबस को कवर रखिए, रेडी रहिए एग्ज़ाम के लिए, ताकि लास्ट मोमेंट में अगर ऐसा कुछ होता भी है, आपकी तैयारी इतनी स्ट्रांग होगी कि आप सिलेक्शन तक पहुंच जाएंगे। उस हिसाब से पढ़िए, ऐसा रिस्क लेकर काम नहीं कीजिए और हमेशा तैयार रहिए इस सिचुएशन को लेकर। ये किसी के भी साथ हो सकता है, कभी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिए। मैं ये इसलिए सिर्फ आप लोगों को बताई क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं, उनका प्लानिंग जो होता है ना वो लास्ट डे तक होता है। उन्हीं को मैं ये बता रही हूँ, लास्ट डे तक प्लान बिल्कुल नहीं कीजिए, क्योंकि ऐसा भी आपके साथ हो सकता है जो बहुत ही बुरा होता है। उस टाइम पर आप तकलीफ़ से पढ़ नहीं पाएंगे और नहीं पढ़ने का तकलीफ़ को भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए टफ टॉपिक्स, ठीक है, जो हार्ड लगता है उसको कैसे कीजिएगा, उसका क्या करिएगा, कैसे पढ़िएगा। तो सबसे पहले तो आप ये सोच लीजिए कि जो भी टॉपिक को आप हार्ड कह रहे हैं उसको हार्ड कहना बंद कीजिए, डिफ़िकल्ट कहना बंद कीजिए, रिपीट करके पढ़िए। हो सकता है उसको ज़्यादा टाइम आपको देना पड़े, ज़्यादा टाइम वो लग सकता है उसको पढ़ने में, समझने में, याद रखने में, लेकिन वो हो जाएगा। थोड़ा रिपीट करते हुए पढ़िए, ज़्यादा टाइम दीजिए, वो पार्ट भी आपका क्लियर हो जाएगा। कोई भी पार्ट इम्पॉसिबल नहीं है, ईजी डिफ़िकल्ट तो आपको मिलेगा ही। लाइफ है हमारा, अरे लाइफ में आप रोज़ दिन देखते हैं ना, पढ़ाई छोड़िए। नॉर्मली अगर आप देखिएगा हर दिन आपका सामान थोड़ी होता है, कभी आपको डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना पड़ता है, कभी आपके लिए सब कुछ अपने हिसाब से होता है। तो इसलिए जो भी डिफ़िकल्ट पार्ट है सिलेबस में, उसको डिफ़िकल्ट बोलना बंद कीजिए, रिपीट करके पढ़िए, आपका वो भी क्लियर हो जाएगा, वो पार्ट भी। अब देखिए एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करने के टाइम पर ना सब कुछ अपना टाइम टेबल बनाकर पढ़ते हैं हम लोग, फिर अपना नोट्स को भी जो है समराइज़ कर लेते हैं ताकि बहुत ही आसानी से हम पढ़ सकें। सब करने के बीच में एक चीज़ होता है, तब भी हम लोगों का जो कॉन्फिडेंस जो है वो कम जाता है। कभी कभी होता है पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आता। हम देखते हैं कि हमारे आसपास जो लोग हैं वो लोग काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं, हमारे दोस्तों को भी देखते हैं वो लोग भी एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन हम लोग एकदम रगड़ पट्टी वाला पढ़ाई कर रहे हैं। तो उस टाइम पर ना ज़रा सोचिए एग्ज़ाम के नीड के बारे में, हम क्यों पढ़ रहे हैं उसके बारे में सोचिए। अगर आपको ये सिलेक्शन क्यों चाहिए, अगर आप उस टाइम पर याद कर लें
तब आपका पढ़ाई से मन हटेगा नहीं, बल्कि और ज़्यादा इंटरेस्ट से आप लोग पढ़ने लगेंगे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अगर कभी भी पढ़ने का मन ना करे तो ये ज़रूर सोचिए कि आपको सिलेक्शन क्यों चाहिए, किन किन के लिए चाहिए सिलेक्शन, फिर आपका अपने आप मन करेगा। और आपको पता है ना, हमें सिलेक्शन सिर्फ अपने लिए नहीं या फिर अपनों के लिए नहीं, कुछ ऐसे अपने हमारे पास में होते हैं जो नाम के अपने होते हैं और उनको हमेशा से उनके टारगेट में हमेशा हम लोग होते हैं, उनको भी जवाब देना है। ये सारा चीज़ को सोचते हुए पढ़िए। और इन सब चीज़ों को अगर आप लोग एक बार सोच लेते हैं ना, आपका ऑटोमेटिक, मतलब आप बोलेंगे नहीं अभी नहीं पढ़ता हूँ, आधा घंटा का ब्रेक, लेकिन आपको आपका मन चाहेगा, आपका दिल चाहेगा कि नहीं, ये आधा घंटा भी वेस्ट नहीं करते हैं, पढ़ेंगे। और उसके साथ साथ ध्यान में ये रखिए, प्रॉपर डाइट और स्लीप, सोना बहुत ज़रूरी है। आपका 6 घंटा जो टाइम है पढ़ने का, आप अगर उस टाइम पर ऊँघ रहे हैं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। और मैं खुद ये नोटिस की हूँ, अगर ऊँघते हुए पढ़ती हूँ ना मैं, तो आधा मुझे समझ में आता है, आधा समझ में नहीं आता है, आधा याद रहता है, आधा याद नहीं रहता है। उसी लाइन में 15 मिनट से रुकी हुई होती हूँ। मैं तो बीच बीच में ऊँघ जा रही हूँ, सो जा रही हूँ, बैठे बैठे भी ऊँघ जा रही हूँ। मतलब आपको नींद काफ़ी, मतलब नींद पूरी नहीं हुई है आपकी, तो इसलिए नींद ज़रूरी है और प्रॉपर डाइट ज़रूरी है। खाना बहुत बार नहीं खाइए, दिन में एकदम से फिक्स कर लीजिए 3 बार ही आपको खाना, उससे ज़्यादा नहीं, लेकिन वो 3 बार इतना सफिशिएंट फूड लीजिए आप कि आपको बीच में भूख ना लगे। और अगर भूख लगता है तो खाना खाइए, पानी बहुत ज़्यादा पीजिए। पानी नहीं पीने की वजह से बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ है, बहुत प्रॉब्लम होता है सबको, वो प्रॉब्लम को मैं अभी भी झेल रही हूँ जो पानी नहीं पीने की वजह से होता है। तो पानी ज़्यादा पीजिए, खाना खाइए, नींद पूरी कीजिए। और नींद पूरी करने के बाद अगर नींद आए तब क्या कीजिए, चलते हुए पढ़िए, एक जगह पर बैठ के नहीं पढ़िए। खड़े होके भी पढ़ने से मुझे नींद आ जाता है, तो मैं चलते हुए पढ़ती हूँ, घूम घूम कर पढ़ती हूँ। ये बहुत अच्छा तरीका होता है। अब आधी रात को भी उठकर घूमते हुए पढ़िए, थोड़ा टाइम ज़्यादा पढ़ पाएंगे। और खाना में भी ऐसे फूड आइटम्स को आप लोग इंक्लूड कीजिए जिसमें कम टाइम लगे और ज़्यादा जल्दी आप लोग खा पाएँ। उसके बाद क्या है, पढ़ाई करते वक्त हमेशा ये ध्यान रखिए, आप जहाँ पर पढ़ते हैं ना, आपका ध्यान दूसरी चीज़ों पर जैसे ना जाए। तो अगर आप लोग अकेले बैठकर पढ़ते हैं तो अकेले, मतलब एक जगह पर आप अकेले हैं और वहाँ पर अगर आप पढ़ते हैं तो ये बहुत अच्छा होता है। तब आपका डिस्ट्रैक्शन जो है ना वो कम जाता है, मतलब बहुत सारे लोगों को देखकर, बहुत सारी चीज़ों को देखकर आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। और हमेशा से क्रॉस चेक कीजिए अपने नॉलेज को। अपने नॉलेज को क्रॉस चेक करने का तरीका क्या है, आप एक चैप्टर को पढ़ें, उसका एमसीक्यूज़ को सॉल्व किए। एमसीक्यूज़ से अगर कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ, कितना क्वेश्चन आपका गलत हुआ। अगर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है, मतलब आपका कंटेंट जो आपके पास में, या तो आपको उसको और ज़्यादा टाइम देना है, या तो कंटेंट को आपको और ज़्यादा टाइम देना है, या फिर कंटेंट को मॉडिफाई करना है, क्योंकि एमसीक्यूज़ आपका उसमें सारा ठीक नहीं हो रहा है। अगर एक चैप्टर को पढ़ने के बाद में जो आपका समराइज करके जो आप जो रखे हुए कंटेंट को, उसको पढ़ने के बाद में सारा एमसीक्यूज़ अगर सॉल्व नहीं होता है, इसका मतलब कंटेंट को मॉडिफाई करना है या फिर कंटेंट को और थोड़ा ज़्यादा टाइम देना है। देख लीजिए एमसीक्यूज़ में जितना क्वेश्चन है वो आपका कंटेंट में है कि नहीं। अगर आपसे गलती हो रहा है वो अलग बात है, लेकिन कंटेंट में वो सारा क्वेश्चन आ जाना चाहिए। अगर आ जाता है तो कंटेंट सही, एक्स्ट्रा टाइम देना है, नहीं तो फिर कंटेंट को भी थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। क्रॉस चेक खुद को करते रहिए, हमेशा क्रॉस चेक कीजिए खुद का, कितना प्रिपरेशन की है। जानने का तरीका बहुत आसान होता है। जो चैप्टर आप पढ़ें उसका एमसीक्यूज़ को सॉल्व कीजिए। अगर सारा सही, मतलब कंटेंट भी सही है, आपका प्रिपरेशन का लेवल भी सही है, वरना लेवल को इंक्रीज कीजिए, कंटेंट को मॉडिफाई कीजिए। यहाँ पर और एक चीज़ याद रखिएगा, जब आप लोग पढ़ते हैं तो एक एक चैप्टर को, जैसे कि आप मान लीजिए कफन कहानी पढ़ें, कफन कहानी पढ़ने का तरीका आपका यही होना चाहिए। पहले कहानी को पढ़ लीजिए, उसके बाद दूसरे बार में उसको समराइज़ कीजिए, उसके बाद 2-3 बार समराइज़ किया हुआ पार्ट को पढ़िएगा और एमसीक्यूज़ को सॉल्व कीजिएगा। फिर कुछ क्वेश्चन गलत हो गया, फिर जो कंटेंट जो आपका समराइज़ किया हुआ है उसको पढ़िए, फिर एमसीक्यूज़ को सॉल्व कीजिए। तब तक सॉल्व कीजिए जब तक आपका सारा एमसीक्यू सही नहीं होता है। तो यहाँ इस तरह से आप तैयारी कीजिएगा। और इस तरह का तैयारी में, जैसे कफन कहानी का, आप इसी तरह से तैयारी किए कि पहले उसको पढ़ें, फिर समराइज़ किया हुआ को पढ़ें, फिर एमसीक्यूज़ को सॉल्व किए। इतना करने के बाद जब आपका सारा एमसीक्यू सही होता है सॉल्व, तब आप क्या कीजिएगा, कफन सिलेबस में जाकर कफन को टिक लगाइएगा। ये टिक लगाने से क्या होता है, हम एक नज़र में ही जान लेते हैं कि हमारा कितना पार्ट कवर है सिलेबस का, कितना पार्ट कवर नहीं है। ठीक है, तो यही था आपका स्टडी प्लान जो है, आपका स्ट्रेटेजी कैसा होना चाहिए एग्ज़ाम के लिए, वो आप लोग
बहुत टाइम से कह रहे थे मुझे टाइम नहीं मिला था, अभी टाइम मिला तो मैं वो आप लोगों के लिए बना चुकी हूँ। उम्मीद है आप लोगों को कहीं पर कोई डाउट नहीं होगा। फिर भी अगर डाउट रहता है एग्ज़ाम से रिलेटेड या तैयारी से रिलेटेड और अगर कुछ जानना है, आपको कुछ पूछना है, किसी भी तरह का कोई डाउट है तो ज़रूर पूछिए, ज़रूर पता कर लें। यही टाइम है और टाइम वेस्ट नहीं कीजिए। तैयारी आज से अभी से ही शुरू कीजिए, वरना बहुत लेट हो जाएगा। पढ़िए, मेहनत कीजिए। कहीं पर कोई भी डाउट है कमेंट करके पूछिए, और अगर कुछ जानना है वो भी कमेंट करके पूछिए। और अगर आप में से ऐसे कोई है जिनको बैच ज्वाइन करना है तो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ मिल जाएगा डिटेल्स, वहाँ पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। और उसके साथ साथ अगर कोई नीडी एस्पिरेंट है वो भी उसे पिन किए हुए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। आपके लिए कोई फिक्स कोर्स भी नहीं है। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो शेयर कीजिए।